देख रहे हैं अद्भुत हिंदी राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के ढोलगढ़ गांव में सन 1993 में कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते पूरे गांव में डर और खौफ ने ऐसा तांडव मचा दिया कि गांव वालों को अपनी पुरखों की पुश्तैनी जमीन छोड़कर प्रवास करना पड़ा। जिसके बाद ढोलगढ़ गांव हमेशा हमेशा के लिए शाह अंधेरे में डूब गया। आखिर क्या हुआ सन 1993 में ढोलगढ़ गांव में, आइए जानते हैं इसे और भी करीब से। ढोलगढ़ के एक मुखिया रहे मूर्तिदास जी, जो बताते हैं कि एक सुबह जब बिमल ने अपने घर का दरवाजा खोला तो उसके दरवाजे पर काले रंग की ताबूत रखी हुई मिली। बिमल ने अपने पड़ोस में पूछा, पर किसी को उस काले ताबूत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और जब ये बात मेरे तक पहुंची तो मैं भी ये सुनकर हैरान हो गया। और जब मैं उस ताबूत को देखने बिमल के घर पहुंचा तो उस काले ताबूत को देखकर मैं भी हक्का बक्का रह गया। पूरा गांव उस ताबूत को घेरे खड़ा था। काले रंग के उस ताबूत पर अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। साथ ही उसमें से एक आवाज आ रही थी। शायद उस ताबूत में कोई बंदा था, पर किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही थी उस ताबूत को खोलने की। और जब गांव वालों ने मुझसे कहा, मुखिया जी इस ताबूत का क्या करें, तो मैंने कुछ सोचने के बाद कहा, इसे गांव के बाहर फेंकवा दो। जिस पर गांव वाले उस ताबूत को गांव के बाहर जंगल में फेंक कर आ गए। पर असल मुसीबत तो अब शुरू होनी थी। फिर जब सूरज के डूबने के बाद अगली सुबह हुई तो बिमल तड़के ही रोते हुए मेरे घर पहुंचा। और जब मैंने पूछा, क्या हुआ बिमल, तुम रो क्यों रहे हो, तो उसने कहा, मुखिया जी मेरा बच्चा कहीं नहीं मिल रहा है। हर जगह छान मारा पर कहीं भी नहीं मिला। पहले तो मुझे बिमल के इतना कहते ही मैंने और कुछ लोगों को बिमल के बच्चे को खोजने में लगा दिया। और मैं भी बिमल के साथ उसके बच्चे की तलाश में लग गया। पर सुबह से शाम हो गई लेकिन बिमल का बच्चा कहीं नहीं मिला। और जब रात के 12 बजे तो बिमल के बच्चे की आवाज़ आई, पापा मेरे को बाहर निकालो, मुझे बहुत डर लग रहा है। पर हैरानी वाली बात तो ये थी कि उसकी आवाज़ से लग रहा था कि वो हमारे सामने खड़ा है, पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। बिमल अपने बच्चे को लगातार आवाज़ देते हुए पूछ रहा था कि बेटा तू कहाँ है, अभी मैं आता हूँ। पर बिमल के आवाज़ देने का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। शायद हमारी आवाज़ उस तक पहुँच ही नहीं रही थी, जिस वजह से हम सारे गांव वाले चाहकर भी उसे खोज नहीं पाए। रात भर बिमल के बच्चे की पुकार पूरे गांव में गूंजती रही और हम बेबस बस सुनते रहे। और फिर सुबह की पहली किरण के साथ बिमल के बच्चे की आवाज़ आनी बंद हो गई। इस घटना ने पूरे गांव को जहां सदमे में डाल दिया था, तो वहीं बिमल का पूरा परिवार बुरी तरह से टूट चुका था। हालांकि हमने उसके बच्चे की तलाश जारी रखी थी, पर बिमल के साथ साथ हम गांव वालों को भी ये अंदाजा हो गया था कि अब उम्मीद ना के बराबरी बची है। और जब अगली सुबह फिर से एक और वैसा ही काला ताबूत जगमोहन के दरवाजे पर मिला तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। जब मैं जगमोहन के घर पहुंचा तो सभी गांव वालों के चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। इस ताबूत से भी वैसी आवाज़ आ रही थी जैसी पहले ताबूत में से आ रही थी। सभी की निगाहें मुझ पर ही जमी थी। मुखिया होने के नाते मुझसे ही सब गांव वालों की आस बंधी थी। पर मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या भला है और इस मुसीबत से कैसे पार पाया जाए। और जब गांव वालों ने उस काले ताबूत को खोलकर देखने की बात की तो मैंने भी अपनी मंजूरी दे दी। मैं भी देखना चाहता था कि आखिर इस ताबूत में है क्या। फिर जब उस ताबूत को खोला गया तो उसमें से सफ़ेद बदबूदार धुआं निकलने लगा। साथ ही वो आवाज़ जो उस ताबूत से आ रही थी वो ताबूत के खुलते ही बंद हो गई। पर वो सफ़ेद बदबूदार धुआं लगातार निकले जा रहा था, जिसके चलते अब हम गांव वालों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। मैंने फ़ौरन ही उस ताबूत को बंद करवाया और गांव के बाहर फेंकवा दिया। पर समस्या तो अभी भी ज्यों की त्यों ही थी। पता नहीं अब आगे क्या होने वाला था। और अब सबको अगली सुबह की चिंता थी। गांव वालों को डर था कि बिमल के साथ जो हुआ कहीं जगमोहन के साथ भी वैसा ही ना हो जाए। इसी आशंका के चलते हम गांव वालों ने रात के वक्त जगमोहन के घर पर पहरा देने का फैसला किया। हम गांव के तकरीबन 15 जने उस रात जगमोहन के दरवाजे पर पूरी रात बैठे रहे। किसी ने पल भर के लिए भी अपनी आंखें नहीं झपकाई। और जब सुबह हुई तो तब तक खेला हो चुका था। जगमोहन की 12 साल की बेटी सुधा वो गायब हो चुकी थी। जहां एक और जगमोहन का परिवार शोक में डूबा हुआ था, तो वहीं हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। तभी हम गांव वालों ने सुधा को भी तलाशने की पूरी कोशिश की, पर सुधा भी नहीं मिली। और जैसे दिन डूबा वैसे सुधा की आवाज़ ठीक बिमल के बच्चे की तरह पूरे गांव में गूंजने लगी। और सुबह होते ही
सुधा की आवाज़ भी आनी बंद हो गई। इन दोनों घटनाक्रम ने पूरे गांव वालों को इस कदर हिलाकर रख दिया था कि अब गांव वाले अपने पुरखों का घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके थे, जिसके लिए मैं तुरंत ही कोचीदुरै के लिए रवाना हो गया भीम बाबा से मिलने के लिए, क्योंकि अब एक वही आखिरी उम्मीद बचे थे। भीम बाबा एक सिद्ध पुरुष थे और उन्हें ऐसी बुरी बलाओं का बहुत ही अच्छा अनुभव था। 3 दिन का सफ़र करके जब मैं भीम बाबा के आश्रम पहुंचा तो मालूम चला कि भीम बाबा मद्रास गए हुए हैं और अगले 4 दिनों में लौटेंगे। ये जानकर मेरी परेशानी और भी बढ़ गई, पर किया भी कुछ नहीं जा सकता था। भीम बाबा से मिले बिना जाने का तो कोई सवाल ही नहीं था। लिहाजा मैंने वहीं रुकने का फैसला कर लिया और जब 4 दिन बीत गए तो भीम बाबा तो नहीं आए, पर उनकी खबर जरूर आई कि वो हफ्ते भर बाद आएंगे। ऐसे में अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। काफ़ी सोच विचार करने के बाद मैंने वहां से वापस लौटने का फैसला किया, पर लौटने से पहले मैंने भीम बाबा के एक चेले को सारी समस्या बता दी। और जब अगले 3 दिनों बाद जब मैं अपने गांव ढोलगढ़ पहुंचा तो रात के यहीं 1 बजे का वक्त हो रहा था। अभी मैं गांव के बाहर वाले रास्ते पर ही था कि मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी जो एक ताबूत को अपनी पीठ पर लादे हुए गांव की तरफ जा रही थी। उसे देखते ही मैं समझ गया कि यही है असली मुसीबत, पर इस वक्त मैं चाहकर भी इस ताबूत वाली औरत से उलझ नहीं सकता था। लिहाजा मैं चुपचाप उस औरत के पीछे पीछे चलता रहा और जब वो औरत उस ताबूत को गांव के एक घर के दरवाजे पर रखकर चली गई तो मैंने फौरन ही कुछ गांव वालों को जगाकर उस ताबूत वाली औरत के बारे में बताया और उस औरत को ढूंढने निकल गए, पर वो औरत कहीं भी नहीं मिली। अंत में हम सारे थक हार के वापस लौट आए। अब तक सुबह हो चुकी थी और फिर से गांव के एक घर के बच्चे की जान खतरे में पड़ गई थी। सुबह जब सारे गांव वाले जमा हुए थे तो सभी मुझसे उम्मीद लगाए बैठे थे कि मैं उनकी ये परेशानी अब दूर कर दूंगा, पर जब मैंने बताया कि भीम बाबा से मुलाकात नहीं हो पाई तो गांव वालों के चेहरे फिर से मुरझा गए। फिर इसी बीच जब गांव वालों ने बताया कि अब इस काले ताबूत का मिलना रोज की बात हो गई है, काफ़ी बच्चे भी गायब हो चुके हैं, जिस वजह से आधे गांव वाले गांव छोड़कर जा चुके हैं। ये सुनकर अब मुझे भी यही लगने लगा था कि गांव को छोड़ देने में ही भलाई है। लिहाजा मैंने गांव वालों को कहा कि जब तक इस समस्या का कोई पुख्ता समाधान नहीं मिल जाता तब तक के लिए गांव को छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं। पर यह इतना आसान भी नहीं था। बिना सर पर छत के रहना भी किसी भारी मुसीबत से कम नहीं था, पर कर भी क्या सकते थे। तभी गांव वालों ने ज़रूरी और अहम सामान बांधने शुरू कर दिए और वहीं मैं और गांव के कुछ लोग उस ताबूत वाली औरत से निपटने के बारे में सोच विचार करने लगे। अभी हम सारे विचार परामर्श कर ही रहे थे कि तभी मेरे साले साहब जयंत वहां भागते पहुंचे और हाँफते बोले, मुझे पता चल गया है कि सब कौन कर रहा है और उससे कैसे निपटा जा सकता है। जयंत के इतना कहते ही मैंने जयंत से पूछा, तुम सच कह रहे हो? जिस पर जयंत ने जवाब देते हुए कहा, हाँ जीजा जी, मैं सच बोल रहा हूँ। इस पर जयंत ने आगे बताया कि जब मैंने अपने एक पुराने मित्र से बात की तो उसने एक तांत्रिक के बारे में बताया जो गंगा के उस पार वाले शमशान में रहता है। और जब मैं अपने उस मित्र के साथ उस तांत्रिक के पास पहुंचा तो उसने मेरे कुछ बताने से पहले ही सारी बात बता दी। उस तांत्रिक ने बताया कि हमारे गांव पर मृत्युनी चुड़ैल की कहर बरस रही है। मृत्युनी चुड़ैल हर 100 साल बाद लौट आती है इस दुनिया में और फिर करती है छोटे बच्चों का भक्षण। उस चुड़ैल को रोकने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। पहला ये कि उस चुड़ैल को किसी तरह पकड़कर उसे उसी के ताबूत में बंद करके कोसी के दलदल में डाल देना है, जिसके बाद वो अगले 100 सालों के लिए उसी ताबूत में कैद रहेगी। या फिर दूसरा तरीका ये है कि जिसमें हमें बेगुन कोठार के जंगल से वो कटे हुए 3 सर लाने होंगे जो उसी चुड़ैल ने काट कर किसी पेड़ पर टांगे हुए हैं। उन तीनों सुरों को गांव के बीचों बीच लटकाना होगा, जिसके बाद जब भी वो चुड़ैल गांव में दाखिल होगी वैसे ही वो तीनों शेर उसे खा जाएंगे। जयंत की बात सुनकर हम गांव वालों के रोंगटे ही खड़े हो गए। आखिर इतनी हिम्मत हम में से किसी में नहीं थी कि इन दोनों बातों में से किसी एक पर भी अमल कर सकते थे। पर हिम्मत ना होते हुए भी हम गांव वाले उन दोनों तरीकों में से पहले तरीके के लिए राजी हो गए, जिसमें उस चुड़ैल को पकड़कर उसके उस काले ताबूत में बंद करके दलदल में डालना था। हालांकि ये काम भी खतरों और जोखिमों से भरा पड़ा था। हमें ये तो नहीं पता था कि इस काम को कैसे अंजाम देंगे, पर हम सारे तैयार थे उस मृत्युनी चुड़ैल से भिड़ने के लिए। जैसा कि कल रात मैंने उस चुड़ैल को रात के करीब 1 बजे देखा था गांव में दाखिल होते हुए। लिहाजा हम सभी ने गांव के बाहर वाले झाड़ू के पीछे मछली पकड़ने वाली जाल, आग के 15 से 20 मसाले, लोहे की छड़ें और भी ऐसी कई चीज़ें जिनसे माना जाता है कि चुड़ैल आत्माएं डरती हैं,
हम वो सब लेकर छुप गए। अब इंतजार था तो रात के उस पहर का जब वो चुड़ैल आती। हम सारे अंदर से डरे हुए तो थे और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था वैसे वैसे हम लोगों का डर भी जोर पकड़ रहा था। खैर उस वक्त रात के 1 बजे हमारी निगाहें गांव के उस रास्ते पर ही जमी हुई थी जिधर से वो चुड़ैल आने वाली थी। और जब वो चुड़ैल उस रास्ते पर हमें दिखी तो उसे देखते ही हम सभी की सांसें अटक सी गईं। सभी के हाथ पैर डर के मारे थरथराने लगे। वहीं वो चुड़ैल अपनी पीठ पर ताबूत लादे हुए गांव में दाखिल हो गई। उस चुड़ैल के गांव में घुसते ही मैंने कहा, ऐसे डरे रहे तो हम अपने बच्चों की जान कभी नहीं बचा पाएंगे। अगर अपने बच्चों की खैरियत चाहते हो तो चलो उस चुड़ैल का डट के सामना करते हैं। मेरे इतना कहते ही सभी में हिम्मत से आ गए और हम सारे उस झाड़ी से बाहर निकलकर उस चुड़ैल के पीछे भागे और उसे बीच रास्ते में ही चारों तरफ से घेर लिया। सबसे पहले तो हमने उस पर वो मछली का जाल फेंका और जब वो मछली के जाल में उलझ गई तो हम में से कुछ लोगों ने जलती हुई मसाल उसके ऊपर फेंक दी और लोहे की छड़ों से उसे मारने लगे। कुछ ही देर में वो चुड़ैल वहीं पर नीचे गिर पड़ी। अब उसमें कोई हलचल ना देखकर हमें ऐसा लगा कि हमारा काम बन गया है, अब बस इसे ताबूत में डालने भर का काम रह गया है। ये सोचकर जब हमने उस बेहोश पड़ी चुड़ैल को उस मछली के जाल से ताबूत में डालने के लिए जैसे ही बाहर निकाला वो चुड़ैल एकदम से उठकर हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी और दिल दहला देने वाली थी कि उसी वक्त मेरे साथ के लोग वहां से भाग खड़े हुए। पर अब तक वो चुड़ैल इतनी खुकार हो चुकी थी कि उसके गर्ज से साफ था कि हमने अपनी मौत को दावत दे दी है। अभी हम अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागी रहे थे कि तभी वहां चीख पुकार मच गई। और जब मैंने एक बार पीछे पलटकर देखा तो मैंने पाया कि मेरे साथ में जो लोग थे वो एक एक करके उस काले ताबूत के अंदर जा रहे हैं। ये देखते मैं और तेजी से दौड़ा और गांव के एक मंदिर में जाके छुप गया। पर मेरे साथियों की चीख पुकार आती ही रही और जब सब कुछ खामोश हो गया तो डर अब और भी ज़्यादा लगने लगा। मैं अपनी सांसें रोके मंदिर में ही दुबका रहा और फिर जब सुबह हुई तब जाकर मैं उस मंदिर से बाहर निकला। मंदिर से बाहर आने पर मुझे पता चला कि रात को हमारे साथ साथी उस काले ताबूत में समा गए और जो बच गए वो उस खौफनाक सदमे से अभी तक उभर नहीं पाए। मेरी भी हालत कुछ ठीक नहीं थी। मेरी नासमझी के चलते 7 लोग अपनी जान से चले गए जिसका पछतावा मुझे अंदर से कचोड़ रहा था। अब मैं हरगिज नहीं चाहता था कि गांव वाले और ज़्यादा परेशान हो, लिहाजा मैंने गांव वालों को फौरन ही अपना घर बार छोड़कर ढोलगढ़ से जाने को कह दिया। गांव वाले भी गांव छोड़ने का मन पहले ही बना चुके थे, जिस वजह से सभी गांव वाले अपना अपना सामान बांधने लगे। पर अभी भी गांव में एक तबका ऐसा था जो इतना सब होने के बाद भी गांव छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो उस ताबूत वाली चुड़ैल से डर के भागने की जगह अभी भी उसका सामना करना चाहते थे। हालांकि मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की पर वो बिल्कुल नहीं समझे। वो सारे बेगुन कोठार के जंगल से वो 3 कटुए सर लाने की सोच रहे थे ताकि उन 3 सरों की मदद से वो उस ताबूत वाली चुड़ैल को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते थे। इसलिए वो बिना कुछ सोचे वो 13 लोग बेगुन कोठार के लिए निकल गए और वहीं मैं उन्हें समझाता ही रह गया। शाम के तकरीबन 7 बजे तक हम बचे कुछ गांव वाले भी अपना सामान लिए गांव से निकलने को तैयारी थे कि तभी भीम बाबा वहां पर आ पहुंचे। भीम बाबा को गांव में देखकर मैं चौंक गया और जब भीम बाबा ने कहा, गांव छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो, उस चुड़ैल से पीछा छूट जाएगा। फिर भीम बाबा ने कहा, आज से सभी अपने अपने घरों के दरवाजे पर हर रात कुत्ते का मांस रखना और अपने अपने दरवाजे पर लिखना, मेरे बच्चे का मांस कड़वा है और ये मांस मीठा है। भीम बाबा की बात सुनकर सभी गांव वालों ने गांव छोड़ने का इरादा छोड़ दिया और भीम बाबा के कहे अनुसार ठीक वैसा ही किया। और सच में उसके बाद गांव में उस काले ताबूत का दिखना बंद हो गया। वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे सब नॉर्मल होता गया। पर जब सारे कुत्ते खत्म हो गए तो फिर से वो ताबूत वाली चुड़ैल लौट आई, जिस वजह से हम गांव वालों को आखिरकार वो गांव, वो राज्य हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना ही पड़ा। साथ ही वो 13 जने कभी नहीं लौटे जो वो 3 कटुए सर लाने गए थे। पता नहीं उनके साथ क्या हुआ उस जंगल में। खैर अब इस घटना को घटे एक लंबा वक्त गुजर चुका है, पर आज भी एक घटना मेरे दिलो दिमाग में साफ साफ छपी हुई है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।